लोकसभा के चुनावी रण में 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। वहीं अब आगामी चरणों को लेकर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान में भी 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान होना है, जिसकी तैयारियां अब राजस्थान में बढ़ गई है। राजस्थान के सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद केंद्र की आयुष्मान योजना से लेकर अन्य योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार से किसानों को 6,000 रुपए मिलना था, उस अधिकार से वंचित कर दिया, क्योंकि सत्यापित सूची ही नहीं दी। आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं किया है। रस्म अदायगी के लिए कह देते हैं हमने लागू किया है, कहीं भी धरातल पर उन्होंने वास्तविकता में लागू ही नहीं किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राजस्थान में विकास कार्य ठप है और अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने जो बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो उधर किसानों के साथ छलावा भी हुआ है। नौजवानों के लिए जो 3,500 बेरोजगारी भत्ता था वो दिया ही नहीं। 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण वो दिया नहीं, जिसकी वजह से न सिर्फ राजस्थान सरकार की नौकरियों में बल्कि केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल रहा था। त्रिवेदी यही नहीं रुके और आगे बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा, मुख्यमंत्री को अपने वैभव की चिंता है, जिसके चलते वो जोधपुर तक सिमट कर रह गए हैं। हमारा ध्येय वाक्य सदैव रहता है हमारे संगठन का, देश के लिए समर्पित होकर कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और लग रहा है राजस्थान सरकार का एक ही ध्येय वाक्य रह गया है, मेरा वैभव बचा रहे मां, राजस्थान चाहे कुछ भी सहे। लेकिन इन आरोपों के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि उनकी सरकार विकास की राह पर चल रही है। किसानों का ऋण माफ किया तो बेरोजगारों के लिए भत्ते की राह भी खुली है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को नकारा है। चारों मंत्री संकट के अंदर है। इनके केंद्रीय मंत्री एक कटेर कर गया, चारों मंत्री संकट में है राजस्थान के अंदर। फिर ये कैसे जीतेंगे चुनाव? दूसरा, गरीब सिंह शेखावत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे, पर वो चुनाव के मैदान में उतरता आदमी तो कई तरह टेंशन देते उसको। जब हार सामने दिख रही हो तो कई बार आदमी के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। चुनावी रण में फिलहाल बयानबाजी तेज है, तो इस बयानबाजी में राजस्थान का रण भी होगा। आखिरकार इस बयानबाजी में जनता के मुंह पर कौन छाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में लोकतंत्र के इस महापर्व में रोज कोई ना कोई खास मुद्दा हमारा होता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 2 चरण में मतदान होना है, 29 अप्रैल और 6 मई। 29 अप्रैल का समय नजदीक आ रहा है, पिक्चर साफ है। तो ऐसे में जुबानी जंग भी काफी तेज हो रही है। बीजेपी लगातार यह कहकर के हमला कर रही है राजस्थान सरकार पे, अशोक गहलोत सरकार पे, कि 3 महीने में प्रदेश के हालात बिगड़ गए और सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। अशोक गहलोत को फिक्र है उनके पुत्र वैभव की। साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। जवाब में कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि परिवारवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है, यह बीजेपी को देखना चाहिए। और रही बात 3 महीने की सरकार की, तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि हालात बिगड़ गए। खैर चलिए, यही मुद्दा है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दीक्षा खंडेलवाल जी हमारे साथ भाजपा से हैं, धर्मवीर चंदेल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीधा आरोप लगाया जा रहा है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो या कालीचंद सराफ हो या गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा राजे हो, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि 3 महीने में प्रदेश के हालात बिगड़ गए। जिस प्रदेश को विकास की प्रगति के पथ पर हम लेकर के गए थे, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, संभल नहीं रही है सरकार। प्रगति के पथ पर तो आपने ये शब्द कहा कि उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस प्रदेश को हम प्रगति के पथ पर लाए थे। तो मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त वसुंधरा जी सरकार से गई तो राज्य पे बहुत बड़ा कर्ज छोड़ के गई। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी 5 राज्यों में जो हार हुई थी विधानसभा में, उस हार को अब तक नहीं पचा पा रहे हैं, ना ही उससे उबर पाए। तो अब क्या है कि ये लोग इसी तरीके से आरोप लगा रहे हैं।
जबकि 100 दिन की कार्य योजना के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले दिए या जो भी हमने प्राथमिकता के आधार पर घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को हमने अमली जामा पहनाया है और प्राथमिकता के आधार पर हम उन चीजों को कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है कि साहब सरकार यहाँ पे ये है वो है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 दिन में हमने अच्छे काम किए हैं, जबकि इन्होंने तो अपने 5 साल का कार्यकाल का भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया। हमने तो 100 दिन का भी उपलब्धि पत्र दिया। ये हमारे साइट पे जाएं और ये हमारे डीपीआर के जो आंकड़े हैं उनसे मिलान करें और जो भी है तो डिबेट उन पे करें। ये कभी भी वास्तविक इश्यूज पे तो डिबेट करते नहीं है। कभी तो ये धर्म से जुड़े हुए मुद्दे लाते हैं, जाति के लाते हैं, और कभी ये पाकिस्तान को बीच में घसीट लेते हैं। और इनके जो प्रत्याशी होने वाले हैं भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जो शहीद हुए हेमंत करकरे जी, उनको बीच में घसीट लिया और कहते हैं कि साहब एक बार राजस्थान के मुद्दे पे मैं उसके बाद में राजस्थान के मुद्दे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के मुद्दे पे सरकार अच्छे से काम कर रही है और हम मुख्यमंत्री और माननीय महासचिव और एक बार दीक्षा जी के पास जाना चाहूंगा। दीक्षा जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि राजस्थान में 4 महीने के अंदर ही हालात बेकाबू हो रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? आपके तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं। योगेंद्र जी, ये जनता जान चुकी है कि हालात सच में बहुत बेकाबू है। जैसे कल ही सीकर में जो घटना हुई आज के अखबार में आई है कि वो दुल्हन को ही कोई किडनैप करके ले जा रहा है। उससे पहले आपने देखा कि बच्ची खेत से घर जा रही थी, उसका किडनैप हो गया। गंगानगर की ये घटना थी। हनुमानगढ़ में कहीं ना कहीं इस तरीके से जो घटनाएं बढ़े। और उसके बाद ही कोटा में जो घर में घुस करके मारा, बेशक वो पकड़ा गया, लेकिन आज अपने घर में भी आदमी महफूज नहीं है। ये तो क्राइम आपको मैं 100 दिन के अंदर अंदर का गिनाती हूँ। और क्या 100 दिन में इन लोगों के प्रोमिसेस थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के? क्या यूथ से प्रोमिसेस थे, क्या किसानों से प्रोमिसेस थे, क्या जनता से प्रोमिसेस थे? वो सबके सामने। बेरोजगारी भत्ते की अगर हम बात करें, मैं युवा होने के नाते पूछना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि वो बेरोजगारी भत्ता आपकी हवा हो चुका है। कहां से वो आप देने वाले थे, कब से आप देने वाले थे? मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल जाएगा और मई भी निकल जाएगा। आपने अभी तक बेरोजगारी भत्ते पर कोई आपने किसी तरीके का बात नहीं किया। आप किसानों को बरगरा करके आपने कहा, आपने उनको हमेशा झूठ बोला कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। 1 लाख करोड़ का कर्जा आप माफ करते हो, उसका 3-4% आप माफ कर रहे हैं, तो ये धोखा नहीं है क्या? और डेवलपमेंट की हम बात करें, राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी पार्टी की एक सच्ची कार्यकर्ता की तरह हर एक लोकसभा क्षेत्र में जा रही है, न कि अशोक गहलोत जी की तरह अपने बेटे के चुनाव पर फोकस कर रही है। आप ही देखिए, आप अगर कार्यकर्ता है, आप पार्टी के नहीं जा रहे और लोकसभा आप ही देखिए, पूरा जो कांग्रेस पार्टी है, जो पूरा वो उनका केंद्र सिर्फ और सिर्फ तेरा वैभव अमर रहे, ये वाली स्थिति में आ गया कि अब बस ये वैभव को जिताना है। दैट्स इट। मैं गलत नहीं मानती राजनीति में। इस बात पे मैं आपको टोक रहा हूं। अशोक गहलोत तो लगातार, ये तो सबको मालूम है कि हमारे पास तो उनकी पूरी जो ब्रीफिंग आती है। आप देखिए मैडम, अपने बेटे के, मैं वही बोल रही हूँ योगेश जी आपको कि योगेंद्र जी की जब आप बात करते हैं वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इतनी अच्छी योजना थी, भामाशाह क्यों बंद कर दिया? आप ही बताइए। आयुष्मान भारत क्यों आप इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते? क्योंकि आप डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत के सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्शियलिटी नजर आ रही है। हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, वो हर एक कैंडिडेट के लिए जो बेहतर हो सकता है एक कार्यकर्ता के नाते वो कर रही है। लेकिन गहलोत साहब की टीम पूरा मैं कहूंगी अधिकारीगण सब लोगों को इतना प्रेशराइज करके जोधपुर पे फोकस करवाया गया है। जोधपुर को इतना उन्होंने वो कर दिया कि बाकी कैंडिडेट्स का उनका कोई किसी तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ये पता चलता है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो ये पता चलता है कि वो पार्टी नहीं, उनके लिए उनके बेटे को जिताना इट्स अ मस्ट। ये चीजें हैं जो नजर आ रही है और जनता को भी नजर आ रही है। आप आज कांग्रेस से किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, ऑफ कैमरा हमारी सबसे बात होती है, सब सच यही कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है मैडम कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जबकि ऐसा वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ किस नहीं बात है। का प्रेशर किस बात का है कि वैभव को जिताना? प्रेस्टीज इशू है, इनका प्रेस्टीज इशू है। वो बेशक 24 सीटें हार जाए, उन्हें वैभव की सीट जिताना उनका मुख्य लक्ष्य हो चुका है, जो कि एक पार्टी के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होता। अगर मैं पार्टी से हटकर बात करूं, एक आम जन की बात करूं, तो एक आम जन ये चाहता है कि उसके एरिया का सांसद जिसको वो जिताए, उसके लिए मुख्यमंत्री का भी तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। आप अपने बेटे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। और आज अगर मैं बात करूं कि कोटा से 2 सीट्स हुई, जयपुर हुई, जयपुर ग्रामीण हुआ, 25 की 25 लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको जिताती है, या आपको 2 या 5 या 7 या जितने भी लोग आपको जिताते हैं, उनका विश्वास होगा उनके सांसद के प्रति। लेकिन उस सांसद के प्रति मुख्यमंत्री जी का क्या विश्वास है वो नजर आ रहा है। उनको अपने बेटे से मतलब है, उन्हें और किसी से मतलब नहीं है।
जी, ये चलिए। चीज है कि विकास तो गुण हो ही जाएगा ना। आप अब परिवारवाद पे आ रहे हो, आप विकास की बात क्या कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए क्या सोच रहे हो, आप जनता के बीच में जाकर आप लोगों को तो फायदा है अगर अशोक गहलोत एक ही सीट के लिए सोच रहे हैं, 24 नहीं, के लिए नहीं बिल्कुल, सोच रहे, तो देखिए, बेनिफिट तो आप लोगों को ये उसमें। मोदी जी ने जो काम किया है उसके बूते बनेगी सरकार, मोदी जी ने जो योजनाएं लाई हैं उसके बूते बनेगी सरकार, मोदी जी के आइडिया आइडियोलॉजी उनके मैं चलिए development वापस के लौटूंगा issues आपके सब पास, जनता को वापस पता है। लौटूंगा एक जी। बार धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये बड़ी बात आ रही है सामने कि अशोक गहलोत केवल एक सीट पे फोकस कर रहे हैं, बाकी कहीं नहीं जा रहे हैं। एक तो बीजेपी का लगातार यह आरोप है, और दूसरा यह है कि 3 महीने के अंदर ही हालात बिगड़ गए, सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, हालात बेकाबू हैं, लगता ही नहीं है कि कहीं पे कोई प्रदेश में कोई राज भी है। आपने कहा है उसका मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले मैं कहना चाहूंगा कि वंशवाद राजनीति में पूरी तरह छा गया है। जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके जीवित रहते हुए उन्होंने अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1957 में बना दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनी पंडित नेहरू के इंतकाल के बाद। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने वंशवाद की हमेशा आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं, जिन्हें मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण जेडवानी हो, अन्य नेता हो, उनके कोई बेटे या बेटी राजनीति में अभी तक नहीं है, और राजनीति में वो हमेशा वंशवाद की आलोचना करते थे। हम 90 के दशक तक देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वंशवाद पर आलोचना बड़ा मुखर रहता था। अब एक और दूसरा उदाहरण दूंगा मैं। एक समाजवादी नेता रहे हैं, बिहार से आते थे, कर्पूरी ठाकुर, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी समाजवादी नेता उनकी कस्में खाया करते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर जैसा राज्य बनाना चाहते हैं। तो उनके बेटे राजनीति में सक्रिय थे, तो कर्पूरी ठाकुर ने उनको कभी टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। जब उनका स्वर्गवास हुआ उसके बाद चुनाव लड़ा, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को कम से कम वंशवाद पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वंशवाद आज फैला हिंदुस्तान में, उससे सबसे बड़ा नुकसान तो इन पार्टियों के कैडर को होगा, क्योंकि कैडर समाप्त हो गया है। आज कैडर हम देखते हैं तो कम्युनिस्टों के अलावा कहीं कैडर नहीं है। कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि कार्यकर्ता काम कर रहा है इस उम्मीद से कि मेरा भी कभी मौका लगेगा, लेकिन जब मौका आता है तो बेटा या बेटी को चुनाव लड़ा दिया जाता है। अब आपने कहा कि अशोक गहलोत साहब पूरी तरह जोधपुर पर फोकस हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जोधपुर पर ही फोकस है, क्योंकि वो हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं। ये समाचार पत्रों में नियमित रूप से आ रहा है कि वो उनका प्रोग्राम भी आ रहा है, हर जगह नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं। ये हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और गहलोत साहब जोधपुर से उन्होंने 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है। और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2003 में वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा जी भी झालावाड़ से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती थी। जहां गहलोत साहब ने 5 बार प्रतिनिधित्व किया, ठीक उसी प्रकार वसुंधरा जी ने भी झालावाड़ का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। जब उन्होंने सीट छोड़ी तो अपने पुत्र के लिए सीट छोड़ी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमें वंशवाद पे तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब एक आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बने तो क्या बुराई है? लेकिन वो पॉलिटिशियन बने, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पिता या पुत्र या परिवार की सीट से चुनाव लड़े। उसको लड़ना है तो संघर्ष करे, आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपना मुकाम बनाए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत फिलोसॉफी दोनों पार्टियों ने अपना रखी है। बिल्कुल। और इससे यहां से कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो वंशवाद का पार्ट नहीं है, वो तो है केवल बस उसकी योग्यता के आधार पे है। सामने वाले का कोई लड़ रहा है तो वो वंशवाद है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। लेकिन आज मुझे तो केवल ये कम्युनिस्टों के अलावा सब जगह वंशवाद चल रहा है। वंशवाद की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि वंशवादी पार्टियों का अस्तित्व आ गया है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाइए, मुलायम सिंह का पूरा परिवार राजनीति को संचालित कर रहा है। आप बिहार में जाइए, वहां लालू प्रसाद यादव है, आपके मुलायम सिंह जी का परिवार है, इधर चौधरी देवीलाल का परिवार है। वो पार्टियां ही पूरी तरह परिवार पर आश्रित हैं। बिल्कुल। तो परिवार का उपयोग आप कुटुंब को समृद्ध करने में कर सकते हैं, लेकिन उसका इस पर राजनीति में उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कैडर का निर्माण नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को भी इससे आप चुनौती पेश कर रहे हैं। जी, लेकिन आज क्या लगता है आपको कि जिसका जैसे अवसर बैठता है वो अपने पुत्र पुत्री पुत्रवधू जिसका जैसे अवसर बैठता है, जो राजनीति में सक्रिय कोई भी दल हो, वो आगे करने की कोशिश नहीं कर रहे?
आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य मानता हूं मैं। आज नहीं तो कल देखिएगा आप, देश को आजाद हुए अधिक समय नहीं हुआ। गांधी एक कॉल करते थे तो पूरे लोग सड़क पर उतर आते थे। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किराए पर लोगों को नहीं बुलाती है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? इसलिए हुई कि जो योग्य व्यक्ति उसको टिकट काट के आपने अपने निकटतम रिश्तेदारों को दे दिया है। ये कहां तक उचित है? जिस व्यक्ति की राजनीति की परिभाषा नहीं है, जो राजनीति समझते नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, बड़े परिवार से आते हैं, उनके जो दादाजी थे बड़े किसान नेता थे, उनको लोग आदर्श माना करते थे, सर छोटू राम। उनके जो पौत्र हैं केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे हैं ये IAS है, तो मैं अपना रिजाइन करता हूं, आप इनको टिकट दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को लड़ाइए। उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा भेज दिया, बल्कि जो केंद्रीय कैबिनेट के मेंबर थे वो भी इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी को विवश होना पड़ा, उनके पुत्र को चुनाव लड़ाना पड़ा। आखिर ये कहां तक ठीक है? इस पर जरा रुक कर ठहर कर मंथन करना होगा कि कहीं न कहीं हम वंशवाद को ना सिर्फ पुष्पित तो पल्लवित कर रहे हैं, बल्कि तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। एक बात, 3 महीने में सरकार बेर पटरी की बात लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं है, जिस हालात में प्रदेश को छोड़ा था उससे बेहतर किया है हम लोगों ने। ये बड़ा एक कंफ्यूजन का विषय है कि क्या 3 महीने में ऐसे हालात हो गए, और हुए तो बड़ा गंभीर मामला है कि 3 महीने में हालात बिगड़ गए। योगेंद्र जी, मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना ही सत्तारूढ़ पार्टी को सजग रखती है, सचेत रखती है। लेकिन आलोचना तथ्यों के आधार पर हो तो सुखद, वह उससे जनता का भला भी होता है। मैं इंग्लैंड ले चलूंगा। इंग्लैंड में क्या है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है और जो विपक्ष होता है वो एक छाया मंत्रिमंडल गठन करता है। छाया मंत्रिमंडल का अपने यहाँ भी कोशिश करते हैं, अपने यहाँ भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी एक बैठक नहीं हो पाती है। अपने यहाँ भी घोषणा होती है कि हम छाया मंत्रिमंडल गठन किया है, लेकिन दुर्भाग्य से एक मीटिंग नहीं हो पाती है, और ना कोई एक्सरसाइज करते हैं। जिसको जो एक्सरसाइज नहीं करते, मुद्दे दिए जाते हैं कि आपको अमुक डिपार्टमेंट देते हैं विधानसभा में, अमुक मंत्री को घेरने का आपका काम है, आप उसकी स्टडी करिए, लेकिन कुछ नहीं होता। अखबारों की कटिंग, समाचार पत्रों में जो कुछ छप गया, आज हो भी यही रहा है। अपनी तरफ से ग्राउंड रियलिटी यह है कि कोई अपनी ओर से एक्सरसाइज या कोई फैक्ट्स के आधार पर नहीं करता कि ये सच्चाई है, आप इसका नमूना देखिए। अखबार में अगर कहीं कुछ आया है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहीं कुछ दिया है, उस स्टोरी को अपनी फाइल करते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि देखिए देश की क्या स्थितियां बन गई। अरे भाई, आप भी तो एक्सरसाइज करिए, ग्राउंड रियलिटी पे जाइए आप। और मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि मुद्दा मैं 2 दिन पहले ले चुका हूं, क्या स्थिति है किसान, खेत खलियान, इसको लेकर के इतने मुद्दे बनाए जाते हैं। हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में पहला कॉलम जो होता है किसान, गरीब, बेरोजगार के नाम समर्पित होता है। सबसे बड़ा छलाव भी लेकिन उन्हीं के साथ होता है। आज क्या हो गया, 4 दिन हो गए, बारिश आए हुए, ओले गिरे हुए, हालात क्या हो रहे हैं। कोई नेता गया अभी तक वहां पे जायजा लेने के लिए? वोटों से फुर्सत नहीं है अभी तक। सिर्फ अगर रास्ते में किसी के खेत पड़ रहा है, फोटो, आजकल मोबाइल सिस्टम है, साथ में ग्रुप बने हुए कैंडिडेट्स के, वो तो डालते हैं कि इस फोटो को जरूर लगाना, नेताजी ने ये देखा। ये बड़ी गजब की बात है कि कई कैंडिडेट्स को ये पता नहीं है कि ये मेथी का पौधा है, कि गेहूं का पौधा है, कि रचका है, कि कासनी है। रोचक बात देखिए, मेथी के साथ में कैप्शन डाल करके दे रहे हैं कि जौ और चने की खेती के साथ में। अरे भाई साहब, मेथी है ये, हर आदमी को दिखता है, ये इनका किसान प्रेम है। मैं आपको वो फोटो बता सकता हूं एक नेताजी की जो पोस्ट की हुई है, वापस उस फोटो को डिलीट कराइए, फिर उसके बाद में कैप्शन चेंज किया। ये तो हालात हमारे प्रदेश के नेताओं के हैं जो कैंडिडेट हैं। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जनता से वास्ता होता नहीं है। क्योंकि टिकट भी आजकल, टिकट के मायने बदल गए हैं। मुझे लगता है योगेंद्र जी कि इन 70 सालों में जिस प्रकार पराभव हुआ है भारतीय समाज और राजनीति का, वो कहीं और दुर्लभ है। क्योंकि जो मूल्य थे, मूल्यों को तिरोहित कर दिया। जो लोग संघर्ष किया करते थे जमीन पर, वो संघर्ष नहीं हो पाता। उनको ये लगने लगा, राजनेताओं को, जो राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, कि टिकट जो मिलता है उसके अलग मायने हैं, उसका अलग पैमाना है, संघर्ष उसका पैमाना नहीं है। क्योंकि ये आज के युवाओं को समझ में आ गया कि यदि हम संघर्ष करेंगे, यदि हम गांव में जाकर संघर्ष का बिगुल फूकेंगे, यदि हम आमरण अनशन जैसे सत्याग्रह के और तरीके अपनाएंगे, तो उससे हम लाइमलाइट में तो आ जाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाएगा। टिकट के अलग फॉर्मूले हैं, टिकट के अलग पैमाने हैं। तो वो इन उपयोगों के करने के बजाय उन नुस्खों को अधिक अपनाता है जिससे आजकल टिकट प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि गांधी ने कहा है कि कहीं ना कहीं आप यदि सरकार को झुकाना चाहते हैं तो सत्याग्रह का उपयोग करना होगा। गांधी ने तो सत्याग्रह के उपयोग के बाद ब्रितानी हुकूमत का सूर्य हिंदुस्तान से अस्त करा दिया। लेकिन आज के जो राजनीतिक दल है वो कहीं फील्ड में नजर नहीं आते हैं, केवल बयानबाजी के आधार पर ही
सरकार की आलोचना की जाती है, उनको इस बात का इल्म नहीं होता है कि हम जो आलोचना कर रहे हैं ये कितनी तार्किक है। तो तार्किक तो आलोचना हो नहीं पाती, इसलिए सरकार उसको फोकस नहीं कर पाती। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं कुछ देर पहले ही कुछ लोगों के साथ डिबेट में था, बीच बाजार के कर रहा था, चौड़ा रास्ता जयपुर की मैं बात कर रहा हूं। वहां लोगों की बड़ी पीड़ा थी कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। बहुत ही दुर्भाग्य है इस बात का कि कोई भी नेता फैक्ट्स पे बात नहीं कर। अगर आपने कुछ किया तो अपनी उपलब्धि पे चर्चा करिए, और अगर आपको आलोचना करनी है तो उस फैक्ट्स पे करिए कि जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये हमारी एक्सरसाइज की हुई है, ये ग्राउंड रियलिटी है, और ये जो कह रहे हैं ये झूठ है, तो उसको साबित करना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि फला ये है, हम ये हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुद्दे बहुत हैं इस देश के लिए, लोग जानना चाहते हैं कि मुद्दों पे आप कितना पॉलिटिकल वजूद रखते हैं, कितनी चर्चा करते हैं। योगेंद्र जी, जहां तक चुनाव की बात है तो ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है और केंद्र सरकार के लिए चुनाव है ये। तो निश्चित रूप से केंद्र में जो भाजपा नीति सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के जो तमाम वादे थे 2014 के अंदर जब ये सरकार में आए थे, उन वादों के ऊपर हमने इनसे बार बार सवाल पूछे हैं। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी से इतने घबराए हुए हैं क्योंकि उपलब्धि नाम पे कुछ है नहीं, तो ये क्या करते हैं कि उन मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, इस तरीके के इश्यूज डालते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे करो, चाहे सेना के नाम पे करो, चाहे धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण चाहते हो। तो इन्होंने तो इसी तरीके से इस पूरे चुनाव को भटकाने का काम किया है। चाहे आप यूपी के अंदर जाके देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए, जहां पे भी हमारा जो चुनाव मैनिफेस्टो आया, तो हमने जो वादे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमने कहा कि भाई जो 34 लाख पद खाली पड़े हुए, जिसमें से 4 लाख पद तो केंद्र के हैं, 20 लाख राज्यों के हैं, हमने कहा कि 2020 मार्च तक हम वो सारे पद भर देंगे। तो ये बात है। उसके अलावा लेकिन आप भरेंगे कैसे? राज्यों की अपनी एक स्वायत्तता है। नहीं, राज्यों आप केंद्र सरकार के भर सकते हैं, राज्यों की तो अपनी फ्रीडम है। वही मैं बात कर रहा हूं, वहां पर दबाव डाल सकते हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, हर राज्य से लोकसभा के प्रतिनिधि चुने जाने हैं, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो हमने रोजगार क्रांति की बात की, हमने नरेगा के अंदर जो 100 दिन की कार्य योजना थी उसको हमने बढ़ा के 150 दिन किया। उसके अलावा राज्य में भी हमने तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। तो आप ये अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सब वंशवाद की बात है, ये बात है, वो बात है, लेकिन वंशवाद पे किसी भी पार्टी को कहना नहीं चाहिए। जब आप कांच के मकान में खुद बैठे हैं तो सामने वाले पे पत्थर फेंकने नहीं चाहिए। वंशवाद की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी राजनीतिक परिदृश्य में संघर्ष कर रहा है 10 साल से 15 साल से, उनको चुनाव लड़ने का हक है। अगर वो किसी राजनेता का पुत्र है या रिश्तेदार है तो उससे वो अयोग्य नहीं हो जाता। तो ये तमाम बात लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए लूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों पर। मुद्दा ऐसा, लेकिन हम कहते तो हैं कि चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को लगता है कि मुद्दा है ही नहीं कोई। मुद्दे बहुत है, लेकिन जुबान पे अभी तक नेताओं की पे मुद्दे चढ़ नहीं पाए हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई तो बिल्कुल ही गौण है। हम सुना करते थे बहुत पहले, आंदोलन में एक होती थी, रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, या ये सुना करते थे कि महंगाई की मार, पिछली बार भी था, बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन या तो वास्तव में महंगाई है ही नहीं, या खत्म हो चुका है वो दौर। आंदोलन होते थे, बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ जाते थे कि ये स्लोगन है, उसको कोई मतलब नहीं होता था किसी पार्टी से उनके परिवार के लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नारे ऐसे होते थे। वो प्रचार का दौर और तरीका अलग होता था। प्रचार हाईटेक हुआ, लेकिन उतनी ही शब्दों में गिरावट आ रही है। ये बड़ा चौंकाने वाली बात मैं यहां कहना चाहूंगा। राजेंद्र जी के पास में था ब्रेक से पहले मैं। राजेंद्र जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा मैं। गिरावट की हम बात कर रहे हैं, हालांकि मुद्दा हमारा यह है कि प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, बेकाबू हैं। अशोक गहलोत केवल जोधपुर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, यह बीजेपी का लगातार आरोप है।
अशोक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रचार है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब से आचार संहिता हम तो कर रहे हैं, बीजेपी को जवाब दीजिए। बीजेपी को हमारा यही जवाब है कि वो अगर रोजाना की उनकी एक दिन की 3-3 सभाएं अगर नोटिस करेंगे तो उनको पता चलेगा। हर लोकसभा प्रत्याशी को नामांकन भरवाने वो स्वयं गए हैं। उनके साथ में हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी रहते हैं, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब भी रहते हैं, और हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, वो भी हमारे साथ में रहते हैं। तो आप निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी इस मिशन 25 को लेकर एकजुट है, एक राय है, और पूरे प्रदेश के अंदर इस हमारे जो महत्वपूर्ण जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो प्रभारी लगे हैं, उनके साथ में पूरे जगह प्रचार कर रहे हैं। जोधपुर में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अभी तक 1-2 दिन के अलावा कभी गए नहीं है। तो आप मान के चलिए कि उनके लिए पूरा प्रदेश, अभी चूंकि प्रदेश में भी चुनाव है, अदरवाइज तो आपको पता है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो वो दूसरे प्रदेशों में भी, और सचिन पायलट साहब दूसरे प्रदेशों में भी जाके प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख के चलिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज को नहीं, इनको क्या है कोई आरोप लगाने, जबकि इतनी सभाएं हो चुकी है हर एक जिला मुख्यालय पे, लोकसभा पे, सब जगह यहाँ इतनी सभाएं हो चुकी है। तो और जहां तक योजनाओं की बात है तो हमने योजनाएं भी दी है, और हम अपने बेरोजगारों से भी वादे कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी देश के अंदर जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि 45 साल में हम बेरोजगारी में सबसे निचले पायदान पे हैं। हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ी है, और जब इन्होंने एक मिनट आयुष्मान भारत को, आयुष्मान भारत की, एक मिनट आप सुन लीजिए ना, कोई योजना बंद नहीं की है। अभी आपको निःशुल्क दवाइयों की जहां तक बात थी तो 600 दवाइयां निःशुल्क की गई, और उसके अंदर हमने जो असाध्य रोगों की दवाइयां थी, जिसमें कैंसर था, टीबी थी, आपका किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां थी, और भी जो बीमारियां थी उनकी दवाइयां भी मुफ्त की गई है। तो ये सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। और गरीबों के लिए जो पेंशन की योजनाएं थी, उसमें जो 500 की योजना थी उसको 750 किया, 750 वाली को 1000 किया। जो खाद्य सुरक्षा का जो गेहूं था वो 1 रुपए किलो वाला गेहूं हम दे रहे हैं। तो उसके बावजूद स्वतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाई गई है। मेडिकल डायरी के अंदर जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की थी उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। तो तमाम चीजें हुई है, रीट के अंदर नियुक्तियां दी गई है। तो सारी चीजें हम कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की भी इनको शायद जानकारी नहीं होगी, अगर ये साइट पे जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि बेरोजगारी भत्ते और जो बेरोजगारी की जो मापदंड है उसके अनुसार जो योग्य है उनको 1 मार्च से पैसा उनके खाते में पहुंचा है। और किसानों को भी कृषि मंत्रालय की साइट पे जाके अगर देखेंगे, कहा था देने के लिए, लेकिन एक पहुंचे हैं। आप जाके चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। मैं आपको 10 एग्जाम्पल भेज सकता हूँ, मैं आपको 10 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्रॉमिस किया था जनता को, सारे वादे 100 दिन का। हम आपको चुनौती देते हैं, हम आपको 100 दिन के अलावा आपकी राजनीति का कोई आप 2000 डेवलपमेंट की बात नहीं करते। मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप 2014 का केंद्र सरकार का मैनिफेस्टो लेके आ जाइए भाजपा का, हम आपको 100 दिन की कार्य योजना पे बहस करने के लिए तैयार हैं। योगेंद्र जी, आप इसी मंच पे नारे लगाते हैं। आप बताइए, देश के अंदर 10 करोड़ बेरोजगार कर दिए। नोटबंदी के अंदर देश के अंदर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कितने लोग बेरोजगार हुए पता है आपको? आपको पता है कितने बेरोजगार हुए? आप ये बताइए, आपने कितनों को रोजगार दिया? और हमने तो दिए ना, 26,000 तो रीट के अंदर ही नियुक्तियां दी है। 26,000 नियुक्तियां दी है। यू आर टॉकिंग अबाउट द गरीबी मिटाओ, क्यों? जस्ट टेल मी आंसर ना। देश बड़ा है, देश बड़ा है। आपको पता है मिडिल क्लास कब बना? आप ये बताइए, क्या यूपीए 1 और यूपीए 2 20 करोड़ का मिडिल क्लास खड़ा किया हमने। गरीबी हटा रहे। आप एफडीआई की बात करते थे, रिटेल के अंदर 5 करोड़ एफडीआई की बात करते थे। ज्योति मिर्धा, मधेरनाथ, आप पायलट। अरे आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। आपके पास में तो कैंडिडेट ही नहीं था। नागौर में कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास में। टायर के चुनाव चिन्ह पे भाजपा चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं को भाजपा चुनाव, नागौर में भाजपा किसके चुनाव लड़ रही है? नागौर में भाजपा किसके साथ चुनाव लड़ रही है? गठबंधन आपने नहीं किया। गठबंधन हमने, मोदी लहर कहाँ गई फिर? मोदी लहर कहाँ गई? आपके पास में कैंडिडेट ही नहीं है। नागौर में आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। नागौर में कमल के निशान पे चुनाव हो रहा है क्या? मेरा सवाल, चलिए दीक्षा जी आप एक बार का जादू खत्म हो चुका है। सुने मोदी का जादू खत्म हो चुका है। लोकतंत्र झूठ डिसाइड हो चुका है। झूठ डिसाइड हो चुका है। जनता को छोड़ दीजिए। तो जनता तो झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। शहीदों का अपमान कर रहे हैं आप लोग, शहीदों का अपमान कर रहे हैं। हेमंत
करकरे को श्राप किसने दिया? साध्वी आप लोग जीत जाएंगे चुनाव तो ये आप जो बार आप कह रहे हैं ना कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा पता है आपको? आज तैयारी करके आए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? पात्रता की बात कर। अरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? आप तो शर्म करो, आपको सोचना चाहिए, शर्म आपको करनी चाहिए। शहीदों का अपमान कर रहे हो आप। चलिए एक बात, शहीदों का अपमान कर रहे हो, दीक्षा जी शहीदों का अपमान कर रहे हो आप। एक बात सुनिए, राष्ट्रपति एक बात मेरा योगेंद्र जी, शहीदों का अपमान हो रहा है। सवाल बोल, एक शहीदों का अपमान हो रहा है। आपने कोई सही सवाल करती हुई आ रही है। दीक्षा जी मैं बोल लूं, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है परिवारवाद पे। अभी कहा भी हमारे बीच में धर्मवीर जी चंदेल बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि परिवारवाद के मामले में दोनों ही दलों को कहने का कायदे से कोई हक नहीं है, क्योंकि या तो पाक साफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। केवल एक गांधी परिवार का उदाहरण के अलावा आप लोग ये नीचे नहीं देखते कि दोनों तरफ पे जो बेल चल रही है वो परिवारवाद की दोनों ही तरफ फल फूल रही है। और दोनों तरह की बात नहीं कहूंगा, रीजनल पार्टीज में भी यही हाल है। तो क्यों परिवारवाद का जिक्र करते हैं? डेफिनेशन बदल रही है कि इनके यहाँ पे अगर कोई किसी का बच्चा भाई बहन चुनाव लड़ रहा है वो परिवारवाद है, आपके यहाँ पे नहीं है परिवारवाद। आप ही देखिए सिंधिया, आप देखिए पायलट, मिठास, मदेरनाथ, गांधी। एक बात बता दीजिए मुझे तो, मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, इनके यहाँ पे अगर कोई किसी का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, किसी की बहन माँ बेटा बेटी को चुनाव लड़ रहा है, वो परिवारवाद है। बीजेपी परिवारवाद नहीं है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, आप इनका उदाहरण मत दीजिए, दीक्षा जी इनका मत दीजिए, मुझे तो ये बता दीजिए कि आपका परिवारवाद नहीं है। अटल जी की कोई बेटी बता दीजिए आपके परिवारवाद नहीं है। मना किया था अटल जी को किसने, शादी मत करिए। आप बताइए ना उनके परिवार में अटल जी के घर में कौन रहता था? रंजन भट्टाचार्य को जानते हैं क्या? नहीं, रंजन भट्टाचार्य को जानते हैं क्या? रंजन भट्टाचार्य को बात करते हो। आपके भतीजे ये चुनाव लड़ते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, दुष्यंत सिंह जी कौन है, पंकज सिंह जी कौन है, केसेस को अगर बात करेंगे, रामस्वरूप लांबा जी कौन है, लांबा जी कौन है, दुष्यंत जी बता दीजिए कौन है ये लोग। वरुण गांधी कौन है? जाट एक बहुत दिग्गज नेता थे, उनकी मृत्यु हुई तो उस स्वरूप हमने लांबा जी को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया, लेकिन यहाँ ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अमित शाह अगला कौन होगा। लेकिन कांग्रेस का पता, यहाँ लोकतंत्र खत्म है, यहाँ लोकतंत्र खत्म है। उसके बाद मुझे बताइए, आपको बताया कि 10-15 साल ही चलेंगे, जी आ गई। देखो योगेंद्र जी, बात वही है जो जनता भी जानती है और आप भी जानते हो। अगर आप चाहते नहीं है अपने शब्दों में उसे बोलना, तो मैं उसका माध्यम बनती हूँ, मैं बताती हूँ। दुष्यंत सिंह जी का आप एक या दो उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप एक परिवार बात बताइए। पंकज सिंह को जानते हैं? 10 लोगों की पीढ़ी राजनाथ सिंह कंटिन्यू जी के राजनीति बेटे, कर रही है। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, पता है, तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद गांधी जैसा तो नहीं है। मतलब आपका परिवारवाद तो है, लेकिन इनके ज्यादा है, आपके कम है, ये मान सकते हैं कि परिवारवाद तो आपके यहाँ पे भी है। अच्छा नेता, इनके ज्यादा है, इनके कम है। वही गुण लेकर के पैदा हुआ, उसे बिल्कुल हक है राजनीति करने का। सचिन पायलट में गुण कम लग रहे हैं आपको? पेटेंट नहीं कर देना। चलो एक बात कही आपने कि सांवरलाल जी जाट साहब दिवंगत हुए, उसके बाद में उनके बेटे को, तो राजेश पायलट जी दिवंगत हुए, उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते? माधवराव सिंधिया दिवंगत हुए, उनके बेटे। ये जो परिवारवाद पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात जो करते हैं, भाई हमने तो परिवारवाद की बात ही नहीं की, मुद्दा तो आप बना रहे हैं परिवारवाद को। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो योग्यता को पैमाना मानते हैं, हम तो योग्यता को पैमाना मानते हैं, हम योग्यता को पैमाना मानते हैं। यही बोलना चाहते हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई। आपके चुनाव में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होता, युवाओं की बात नहीं होती, और बात होती है तो राजस्थान की सरकार यही बन गई, राजस्थान की सरकार यही बन गई। अरे कमाल करते हो आप तो, पूरे प्रदेश की 6 करोड़ जनता के ऊपर आप सवाल या निशान लगा रहे हैं। आपको तो क्वेश्चन मार्क पूछती है वेयर इज आवर राइट, ये आपके साथ होता है और ये जनता भुगत भोगी है। और अभी जब लोकसभा के चुनाव होंगे, पुनः भारतीय आप राजस्थान की 6 करोड़ मतदाताओं पे सवाल या निशान लगा रहे हैं। डिसाइड करेगी या आपने डिसाइड करेंगे? जनता ही डिसाइड करेगी। और आप जनता ही डिसाइड करेगी। अगर आप कैंपेनिंग में हैं, अगर आप 2 फील्ड में भी गए हो, क्योंकि मैं तो कम से कम 8 या 9 लोकसभा में भी प्रवास करके आ रही हूँ, और मुझे पता है आप जाकर के 90 साल के बुजुर्ग से पूछोगे और चाहे आप 3 साल के बच्चे से पूछोगे। एक दौर था जब बच्चा पैदा होकर माँ बोलता था, एक दौर है जब बच्चा पैदा होकर मोदी बोलता है। ये दौर, ये बदलाव, और हर जवान पे मोदी का नाम है, ये आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी रोचक बात की, मैं खबर बनाऊंगा इसमें। तो बच्चा पौधे होते मोदी बोल रहा है, वो क्या बात है? वाह 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 वाह। ये कहाँ पता लगा, कौन से हॉस्पिटल में आती है इस तरह की आवाज? मोदी मोदी, बच्चा पैदा होते मोदी। जाके पूछिए। कल आप ये भी कहेंगे कि लेबर पेन होता है तो औरत ये भगवान नहीं कहती है मोदी। बात को डाइवर्ट कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? कीजिए, लेकिन जो वास्तविक मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं तो आप कर रही है वही बात बता रहा हूँ। आप से लेकर के 2 साल के बच्चा जो बोलना सीखता है,
वो मोदी जी की जय बोलना सीख रहा है, वो देखिए दो बातें हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी, बच्चे को हर एक चीज पता है, बच्चा मोदी की माला जप रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज मैं भी मेरी बेटी को आज मैं भी दीक्षा जी आज मैं भी मेरी बेटी को बताता हूँ कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, देश का प्रेसिडेंट कौन है, देश का चीफ मिनिस्टर कौन है। बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये देखिएगा। तो ये तो बताना पड़ेगा, हमारे संस्कार है, ये एजुकेशन हमारी साथ A to Z सारी योजनाएं मोदी जी की। एक 4 साल का 3.5 साल का बच्चा बता रहा है, उसको देख करके ये आप मान के चलिए कि आज माँ बाप बच्चों को वही संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को, आम जन को ये विश्वास है कि अगर भारत के निर्माण में कोई सच में लगा है, अगर भारत को सच में डेवलपमेंट करना कोई चाहता है, डेवलपिंग मोड पे नहीं रखना चाहता, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो वो माननीय मोदी जी है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो रियली बहुत अच्छी बात है। दीक्षा जी मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि ये किस कोख से आवाज आती है, कहाँ आती है, किस हॉस्पिटल में आती है, मैं जरूर स्टोरी कराऊंगा बिल्कुल स्टोरी कि बच्चा पैदा होते ही मोदी बोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जाता है डॉक्टर्स की ओर से तो 6 महीने तक तो माँ भी नहीं कह सकता है, तो मोदी 2 शब्द बोल लेता अगर बच्चा पैदा होने वाला। ये तो मैं ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदुस्तान की प्रोग्रेस यही तो भ्रम है, मोदी बोलता है, यही तो भ्रम है। आपने यही तो कहा ना, माँ की जगह मोदी बोलता है। मैंने यही तो भ्रम है। जो बच्चा माँ बोलता है वो बराबर मोदी बोलता है, क्योंकि उसको पता है उसके घर में उसके पिताजी, उसकी माताजी जब जिक्र करती है तो वो उसे यही सिखाती है कि बेटा आप देश डेवलपिंग मोड पर नहीं है, आप देश डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। वो संस्कार बच्चा पेरेंट्स अपने बच्चे को दे रहे हैं। और आप देखिए A to Z जो अभी रिसेंटली बहुत वायरल हो रहा है, इस बच्चे को सुनिएगा आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि क्या बदलाव है और क्या लोग मोदी जी के प्रति अपना स्नेह रखते हैं, क्या प्यार रखते हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देख, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये तो आप लोग डिसाइड करिए। हमारी तरफ से तो हमेशा मोदी जी हैं, आप लोगों को डिसाइड करना है कि कांग्रेस का काम है प्रधानमंत्री को चोर बोलना, राष्ट्रपति की जाति पूछना, ये कांग्रेस का काम है। हम तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए भी अच्छा बोलते हुए हैं और हमारे संस्कार भी नहीं है प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए गलत बोले। लेकिन कांग्रेस के ब्लड में क्या ये सबको नजर आता है कि वो किस तरीके से राष्ट्रपति के लिए। चलिए, अनिल सैन हमारे साथ में, अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ में, प्रधानमंत्री को चोर बोलता है। चलिए हमारे अनिल हमारे साथ में। अनिल, आप तो फील्ड में रहते हैं, दोनों पार्टियों में भी जाते हैं। बात ये आती है, एक तो परिवारवाद 3 महीने में बिल्कुल बेपटरी हो गया प्रदेश, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जनता का क्या रवैया है, क्या रुख है इस सब चीजों को लेकर के कि परिवारवाद पे क्या सोचती है? देखिए, बिल्कुल जनता का अगर मूड देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो परिवारवाद के खिलाफ भी है, जातिवाद के खिलाफ भी है, और खिलाफ इन मुद्दों के प्रति है कि आखिरकार चुनावी दौर के अंदर 1 महीने के देखें या 2 महीने के देखें, जो मुद्दे बनते हैं उनके खिलाफ भी है। हमने अगर पिछले चुनाव देखें, 5 साल का जो विकास का विजन सरकार का होता था और विपक्ष जो मुद्दे बनाता था, 5 साल का जो ऑल ओवर माहौल होता था, उन्हीं के वो चुनाव कहीं ना कहीं देखने को मिलते थे। अब हमने देखा था पिछले 2014 का चुनाव था, चाहे कि स्टोर पर वो चुनाव रहा, अब चौकीदार के दरवाजे पर चुनाव कहीं ना कहीं ठहरा हुआ है। दोनों ही तरफ विपक्ष भी कुछ ऐसा ही है और सत्ता पक्ष की बात भी करें तो 5 साल के कामकाज शायद कम ही गिनाए जा रहे हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में ये नहीं बताया जा रहा कि राजस्थान में अगर आए पीएम नरेंद्र मोदी तो बताएं कि कितनी रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई गई है। हाईवेज की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल के अंदर कितना हाईवेज का जो रोड है वो यहाँ पर बिछाया गया है। तो विकास का जो एक विजन है जनता के बीच में बताना जरूर सरकारें कहती है कि वो जनता के बीच में इसका मैसेज देती हैं, लेकिन भाषणों के दौरान हो, जनसभाओं के दौरान हो और यहाँ तक कि घोषणा पत्र में भी देखें तो शायद वो भी एक तरह से कहना कि विलुप्त सा होता हुआ जा रहा है, जनता के मूड को पढ़ा जा रहा है। और आज का जो चुनाव है गेम के तरह हो गया है। 2020 गेम जिस तरह का होता है, विपक्ष में कौन सी टीम खेल रही है, किस तरह से उसको आउट किया जा सकता है, दर्शक किस तरह से हो उलट करेंगे, नारेबाजी कहां पर होगी। तो ये जो चुनावी जो माहौल है पूरी तरह से गेम के ऊपर पूरा डाइवर्ट हो गया है और जनता का मूड पड़ा जा रहा है। जनता किसके ऊपर एक तरह से अपनी वाहवाही करेगी, कहां पर अपनी नाराजगी जाहिर करेगी, विपक्ष के ऊपर किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। पूरा ऑल ओवर जो चुनाव है वो 2 महीने 3 महीने के पूरे माहौल के अंदर पूरा कैप्चर हो गया, ना कि सरकार के 5 साल के विजन के ऊपर और विकास के विजन के ऊपर। चले धर्मवीर जी, एक बार वापस मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप भी जनता के बीच रहते हैं, नेताओं को क्या मुद्दे पसंद है इसको मैं नहीं दोहराऊंगा, आप और हम रोज देखते हैं, पब्लिक भी देखती है, लेकिन वास्तव में जनता का रुख क्या रहता है, वो कैसे मुद्दे सुनना चाहती है? या तो जिस ट्रैक पे देश की पॉलिटिक्स चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्यों लोकतंत्र का महापर्व है ये, अगले 5 साल किन हाथों में देना है वो डिसाइड करती है इस बात को। तो पब्लिक कैसे मुद्दा सुनना चाहती है? जो चल रहा है वो एकदम ठीक चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले मैनिफेस्टो बनाती थी, अब मैनिफेस्टो बनते हैं केवल रस्म अदायगी के रूप में।
यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उससे पूछा जाए कि आपके जो मैनिफेस्टो बनाया है 60 पेज का, 50 पेज की, उसकी प्रमुख 5 बात बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। यही स्थिति अब चुनाव घोषणाओं की हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में 1971 में गरीबी हटाओ के नारे से देश ने जो एक क्रांति का सूत्रपात हुआ, वो क्रांति हुई चुनाव घोषणा पत्रों के माध्यम से, वो क्रांति हुई नई नई लोगों को लोक लुभावनी बातों के आधार पर। हमने 71 देखा जब गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी आज भी बनी हुई है। हमने फिर देखा कि आपातकाल का एक भयावह दौर इस देश ने देखा, जब लोकतंत्र को नजरबंद कर दिया गया, उस लोकतंत्र का वापस साकार रूप सामने आया। फिर हमने देखा कि बोफोर्स में जिन लोगों ने दलाली खाई है वो लोग जेल में होंगे, लेकिन बोफोर्स के आधार पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन बोफोर्स में कौन लोग आरोपी थे, क्या बोफोर्स में मंगाई हुई तोपें किस प्रकार की थी, यदि वो ठीक थी तो कारगिल में किस प्रकार उनका उपयोग हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन राम मंदिर आज भी नहीं बना गया। 370 पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन 370 आज भी यथावत है। तो हमें देखते हैं कि लोगों का कहीं ना कहीं इन चुनाव घोषणा पत्रों से, इन चुनावी नारों से विश्वास उठ गया है। और ये बहुत चिंताजनक बात है डेमोक्रेसी में कि कहीं ना कहीं आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका वादा है, वो खारिज हो रहा है। आप अपने कहे हुए पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2014 में इस प्रकार घोषणाएं हुई, मोदी सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई कि हम 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि 15 लाख का जो वादा है वो कहीं मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है। वो कब हुआ, किस रूप में हुआ और किस प्रकार उसको एक तरीके से जुमला बता दिया गया, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन मैनिफेस्टो में वो शामिल नहीं है कि हम 15 लाख रुपए आपको देंगे। लेकिन जो चीजें मैनिफेस्टो में है, आपका राम मंदिर मैनिफेस्टो में, धारा 370 मैनिफेस्टो में, सिविल कोड मैनिफेस्टो में, ये मैनिफेस्टो तब से है जब से बीजेपी ने अपनी विकास यात्रा शुरू की है। जब हम देखते हैं 84 के इलेक्शन के बाद अब 89 में आएंगे, तो बोफोर्स के बाद इन सब मुद्दे यथावत बीजेपी के हर घोषणा पत्र मिलेंगे। आप तो 89 हो, 91 हो, 96 हो, 98 हो, 99 हो, या 2004 हो, 2009 हो, या 2014 हो, इस बार भी मैनिफेस्टो में शामिल है। तो कब पूरे होंगे? इस पर राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि हम जनता से एक ही वादा कितनी बार करेंगे और कब तक करेंगे, एक सीमा होनी चाहिए। या फिर यह कहना चाहिए कि हम इन वादों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति, उसको ये तकसीम करते हैं, उसको खत्म करते हैं। जो भी न्यायालय का फैसला होगा, न्यायालय जो फैसला करेगा, या तो ऐसा वादा कीजिए। क्योंकि जब जो चुनाव घोषणा पत्र बनता है उसको ना तो राजनेता गंभीरता से लेते हैं, ना पब्लिक गंभीरता से लेते हैं, फिर इस रस्म अदायगी का कोई उपयोग नहीं है, बंद कर देनी चाहिए। जिस प्रकार बीएसपी कहती है कि हमें चुनावी घोषणा पत्रों से कोई एतबार नहीं है, ना हम घोषणा करते हैं और ना हमको उन पर विश्वास है। विश्वास इसलिए नहीं है कि जो प्रमुख पार्टियां वही घोषणा करती है, वही इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो हमें देखना होगा कि जनता की नब्ज को पहचानते हुए वही बात की जानी चाहिए जो बात हम उसको अमली जमा पहना सके। हम तो घोषणा कर देते हैं कि आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन यह असंभव काम है, लेकिन घोषणा हो जाती है। फिर जनता, भोली भाली जनता वोट कास्ट भी कर देती है। लेकिन भारतीय जनता कितनी ही कमजोर हो, कम पढ़ी लिखी हो, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो, लेकिन कई चुनाव हम इस बात को तस्दीक करवाते हैं, इस बात की गवाही देते हैं। जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको खारिज कर देते हैं। बिल्कुल। हमने इंडिया अभी की बात करें, मंच से स्पीच ऑलमोस्ट सारे लोग सुनते होंगे, सबके टीवी है, सारी व्यवस्थाएं, अगर उस पर हम मिस करते हैं तो अगले दिन पेपर होते हैं हमारे पास में। रिएक्शन क्या आती है, पब्लिक की रिएक्शन क्या आती है? नहीं, पब्लिक तो अब ये कहने लग गई है कि ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, हल्का अल्फाज है। लोकतंत्र के ये एक तरीके से सम्मानित लोग हैं, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है कि मदारी हैं। जिस प्रकार मदारी अपना खेल दिखाता है तो चुनावों के दौरान पॉलिटिकल पार्टी अपना खेल दिखाती है। बड़ा ही असंसदीय शब्द है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है कहां जाकर रुकेगा। वरना एक और निवेदन मैं कर दूं आपको कि देश ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन जिस तरह लोकतंत्र में जो लोग चुनकर जा रहे हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो हर समस्या का निदान कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो हावी हो रहे हैं। इसी कारण हम आलोचना करते देखे जाते हैं कि शासन सचिवालय हो, चाहे कैबिनेट सचिवालय दिल्ली का, वहां लोग आलोचना करते हैं साहब हमारे मंत्री जी तो इनकी चलती नहीं है। चलती इसलिए नहीं है कि जो इनके ब्यूरोक्रेट हैं वो चलने नहीं देते हैं।
होता इसलिए है कि फिर मैं उस बात पर आना चाहूंगा कि जो व्यक्ति संघर्ष के रास्ते से सत्ता तक पहुंचता है, जो व्यक्ति दर्द के दरिया से संसद या विधानसभा पहुंचता है, तो पहचानता है कि इन समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। जैसा कि आपने कहा कि लोगों ये पता नहीं कौन सा पौधा है। जो व्यक्ति दर्द के दरिया से गुजर कर जाएगा, जो संघर्ष के रास्ते शासन तक जाएगा, तो उसको बात का इल्म है कि जो ब्यूरोक्रेट कह रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, मैं इसको बदल दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट ने जो लिख दिया वो अंतिम वो फाइनल है। जबकि राजस्थान में तुमने ऐसे नेता देखे हैं जो उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता था कि सर ये हो नहीं सकता, कानून विरुद्ध है, तो वो कहा करते थे कुंभाराम जी आर्य कि आप कर दीजिए, जो सत्र होगा विधानसभा का उस सत्र में उसको मैं संशोधित कर दूंगा, वो नया कानून बन जाएगा। लेकिन आज के दौर में ऐसे राजनेताओं की कमी है, जो कमी एक ही बात, एक वंशवाद से आ रहे हैं, दूसरा उनको प्रैक्टिकल ज्ञान जो होना चाहिए, जो संघर्ष का ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। एक बात और मैं कहूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो भी लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं या जो लोग राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, उनको कम से कम 1 महीना जेल की यात्रा करनी चाहिए। जेल की यात्रा क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे उनका कहना था कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा जनता के लिए, पब्लिक के लिए परेशान होगा, उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, तो उसको ये मानना चाहिए, जो भी व्यक्ति राजनीति में आए, कि मुझे तो 1 महीने की यात्रा जेल यात्रा करनी है, तभी लोकतंत्र अधिक मजबूत हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक दौर में भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे के एन गोविंदाचार्य जी, वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे लगता है कि दौर ऐसा आने वाला है जब मारुति और मोबाइल का दौर होगा। लेकिन आज तो वो बहुत पीछे छिटक गया है और हमने कई ऐसी वर्जनाओं को तोड़ दिया है जिन वर्जनाओं से हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती बनती थी। मैं एक बात तो खैर आप पहले खारिज कर चुके हैं कि आइडियोलॉजी किसी की बची नहीं हुई है। या मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वॉल्यूम 3 पढ़िए आप, उसमें 72 नंबर पेज है, जिसमें बात की जा रही है कि दल बदल को और उसको लेकर के अवसरवादिता की बात की, दल बदल नहीं है शब्द, अवसरवादिता की बात की है कि अवसरवादी व्यक्ति अगर कोई सामने स्वार्थ दिख रहा है और उसके लालच में वो आता है तो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं दीनदयाल जी को फिर कोट करना चाहूंगा, लेकिन ये देखना चाहिए दल बदल दागी इनका जिक्र बीजेपी बहुत क्या करती थी और आइडियोलॉजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज भी मीटिंग्स में करते हैं कि पंडित जी का ये कहना था और हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आज ये नहीं देखते हैं कि सामने इतने सालों तक हमारा उनके साथ में संघर्ष हुआ है, ये व्यक्ति को हम पार्टी में शामिल करा करके हजारों कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का हम दमन करके इसको ला करके बैठा रहे और इसको टिकट और थमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो ये आइडियोलॉजी कहां बची? मैं इस पे 2 बातें कहना चाहूंगा कि दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपने जो समग्र है उसमें बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर में टिकट दे दिया, तो कार्यकर्ताओं को उसको हराने का प्रयास करना चाहिए। ये दीनदयाल जी का ऑफिशियल कोट है, आप देख सकते हैं। दीक्षा जी 25 टिकट सही मायने में बटे हुए हैं, करेंगे आप ये साहस? दीक्षा जी क्या कहेंगे कि आप मेरे को क्यों बलि का बकरा बनवा रहे हैं? 25 टिकट जो भी दिए गए हैं, मैक्सिमम 15-16 लोग वही हैं जो मैक्सिमम लोग वही हैं जो पिछले चुनाव में थे। 7-8-10 लोगों की टिकट, 8-7 लोगों के टिकट जो है वो नए हैं और पार्टी ने उन पे विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस सीख के साथ काम करता है कि उन्हें कमल पर कोई भी चुनाव लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का, ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श की बात कर रहे हैं, आदर्स की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टी का गलत निर्णय भी हो गया तो उपाध्याय जी के आदर्श थे कि उसकी खिलाफत करिए। देखिए हो सकता है व्यक्तिगत उनका ये मानना हो, व्यक्तिगत कैसी बात कर रहे हैं? उस आइडियोलॉजी को तो आप लोग फॉलो करने की बात कर रहे हैं। जो चीज जो जोड़ने की बात है, जो निभाने की बात है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने खैर मैं मान सकता हूँ आपकी बात है, जब भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि बीजेपी के इस मुद्दे का आपसे जवाब रह जाएगा। वैभव गहलोत के लिए पूरी तरह से गहलोत समर्पित हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आप नहीं भी जवाब देंगे तो ये बात जरूर दीक्षा जी पूछेंगे आपसे। अभी मैं तो सिर्फ दीक्षा जी से ये पूछना चाहता हूँ। नहीं आप तो बताइए, एक बार उत्तर तो बता दीजिए, उसके बाद आप सवाल भी करिए। नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं इनके पार्टी के नेता जो मिस्टर सुधांशु मैंने बताया ना त्रिवेदी, उन्होंने भी कहा कि अशोक गहलोत जी को केवल वैभव की चिंता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक जी को पूरी 25 सीटों की चिंता है, वो पूरी 25 सीटों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा सीटें, हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है
और उन्होंने जो सभाएं की है हर एक लोकसभा क्षेत्र में 3-3 सभाएं की, तो आप सोच लीजिए करीबन 75 सभाएं हो चुकी है, और कितनी होंगी ये आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए समय तो उनका नहीं, एक चीज और बात हूं, ये चुनाव सिर्फ लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और संविधान बचाने का चुनाव है। जो संविधान बचा, अघोषित आपातकाल है, 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अघोषित आपातकाल है, सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे हटाया जाता है, इलेक्शन कमीशन को बंधक बना के रखा हुआ है। एसवाई कुरैशी साहब ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक किया, उस आईएएस को हटा दिया गया, वो चुनाव का ऑब्जर्वर था। हमेशा अपने फायदे के लिए आज सीवीसी, सीआईसी, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा उपयोग किया जा रहा है। तो लोकतंत्र खतरे में, तो कुल मिला के सामने यही साथ में मारते रहेंगे। गरम जो मुद्दे सामने आएंगे आप जरूर बंधक बना हुआ है। चुनाव यही था आज का कि बीजेपी लगातार कर्तव्यों का पालन करना प्रदेश चाहिए। में 3 महीने में सब कुछ चौपट हो गया। जवाब कांग्रेस की ओर से दिया गया है, बीजेपी का ये सवाल था, लेकिन ये कोई आखिरी सवाल और आखिरी आरोप नहीं है। जैसे जैसे नई चीजें सामने आएंगे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।